शुरू करते हैं द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर। मैं अभी आपके सामने पैरा 1 प्रस्तुत करूंगी। ये है फर्स्ट पैराग्राफ इस अ, गद्य का, इस ऐसे का। तो चलिए हम पहले पढ़ते हैं, उसके बाद समझते हैं इसका अर्थ। द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर। Till recently, the Aryans were regarded as the earliest invaders of the land. It was thought that they came to a country which was uncivilized and barbarian. But modern research has proved that there were invaders even before the Aryans poured into this land. They had evolved a civilization higher than that of the Aryan hordes who came in their wake. These pre-Aryans had displaced still earlier people and built up new civilizations which had astonished modern scholars by its extent and depth. The Aryan invasion repeated the process and led to a fresh infusion of the old with the new. This continued with the successive inroads of fighting races who came to conquer but remained to lose themselves in the Indian racial quadrant. The Greek invaders were followed by Sakas and Huns and 100 other nameless tribes. They all appeared on the scene as victors but were soon absorbed in the ranks of the vanquished. इस पैराग्राफ का अर्थ समझने से पहले हमें शब्द अर्थ जानना बहुत जरूरी है। जब तक हम शब्दों का अर्थ नहीं समझेंगे तब तक हम पैराग्राफ क्या बोलना चाहता है यह नहीं समझ पाएंगे। इसलिए सबसे पहले हम वर्ड मीनिंग समझते हैं, शब्द अर्थ। सबसे पहले आप देखें तो लिखा है इन्वेडर। इन्वेडर कहाँ पे लिखा है? फर्स्ट लाइन में लिखा है। यहाँ लिखा है टिल रिसेंटली द आर्यंस वर रिगार्डेड एज द अर्लीस्ट इन्वेडर्स ऑफ द लैंड। इन्वेडर्स का मतलब होता है आक्रमणकारी, द वन हु अटैक्स और एंटर्स अ कंट्री सो एज टू ऑक्यूपाई। आपने बहुत कहानियों में भी सुना होगा, आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, इतिहास में भी पढ़ा होगा कि मुगल्स आक्रमणकारी थे। तो वो एक इन्वेडर थे जो कि भारत आए और उन्होंने भारत के कई राज्यों को जीतने के लिए, उसको ऑक्यूपाई करने के लिए, अपने अपने कंट्रोल में रखने के लिए उन्होंने बहुत जंग लड़ी, लोगों को मारा, राज्यों को हराया ताकि वो उस पर अपना राज्य कर सके। तो उसी को हम इन्वेडर्स कहते हैं, आक्रमणकारी। दूसरा वर्ड अगर आप देखें तो आगे आता है बारबेरियन, जो कि सेकेंड या थर्ड लाइन में लिखा है। इट वॉज थॉट दैट दे केम टू अ कंट्री विच वॉज अनसिविलाइज्ड एंड बारबेरियन। बारबेरियन का मतलब होता है जंगली, क्रूर, यानी कि रूड और अनकल्चर, जो कि मतलब कि बहुत ही जंगली तरीके से, बहुत ही क्रूर तरीके से, रूड या फिर मीन तरीके से। और अगला वर्ड है अस्टोनिश। अस्टोनिश का मतलब हुआ विस्मित करना, यानी कि अमेज करना, सरप्राइज कर देना, किसी को चौंका देना, लेकिन एक अच्छी तरीके से किसी को चौंका देना। एक होता है बुरा चौंकाना जिसको हम झटका कहते हैं, शॉक, और एक होता है अच्छा चौंकाना जिसको कहते हैं अस्टोनिश। तो चौंका दिया, उसे विस्मित कर दिया और अच्छे तरीके से। और फोर्थ वर्ड है कॉल्ड्रन। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट वर्ड है, लेकिन आपको याद हो जाएगा। कॉल्ड्रन का मतलब पहली बात तो होता ये है एक बहुत ही बड़ा घड़ा, जैसे कि लार्ज बॉइलिंग वेसल, यहाँ लिखा है, आपकी किताबों में भी यही लिखा है। बॉइलिंग घड़ा का मतलब है जो आपने किचन में देखा होगा, जहां आप पार्टी वगैरह में जाते होंगे, वहां पे आपने बहुत सारे, जहां पे खाना बनता है, जहां पे खाने की चीजें बनती हैं, वहां पे पार्टी में लोगों के लिए बड़े बड़े कंटेनर में, बड़े बड़े वेसल में, इतने इतने बड़े बड़े घड़ों में, वहां पे बर्तनों में बॉयल होती थी चीजें, सब्जी, दाल, दूध, ये सब चीजें बॉयल होती है। तो उन घड़ों को, जो बड़ा बड़ा घड़ा है जहाँ पे बहुत सारे लोगों का दूध, खाना, ये सब उबलता है, वो उसको हम कहते हैं कॉल्ड्रन। और जादुई दुनिया में, बच्चों की काल्पनिक दुनिया में कॉल्ड्रन को कहते थे जिसमें सारी जादुई लिक्विड, जादुई जो चीजें होती थी वो भरी हुई होती थी। तो वो पानी के समान होती थी और उसमें जादुई जो जादुई जैसे अमृत, जहर, ये सब चीजें जिस बहुत ही बड़े वेसल में रखते थे, उसको हम कहते हैं कॉल्ड्रन। एक बहुत ही बड़ा घड़ा जिसमें आप बहुत कुछ रख सकते हो, बॉईल कर सकते हो, तो उसको कहते हैं कॉल्ड्रन। नेक्स्ट वर्ड आता है अब्सॉर्ब। अब्सॉर्ब
का मतलब दो होता है, लेकिन यहाँ पे जो उसका मतलब है वो है शामिल करना, इनकॉर्पोरेट, यानी कि अब्सॉर्ब मतलब कि इस किसी चीज को इंक्लूड करना, किसी चीज को अपने अंदर लाना, तो उसको हम कहते हैं शामिल होना। तो वो हो गया अब्सॉर्ब। और एक और शब्द है जो कि आपको इस गद्य में हर जगह दिखेगा। दो शब्द आपको इस गद्य में सबसे आगे दिखेंगे, एक है कल्चर और एक है सिविलाइजेशन। कल्चर का मतलब आपको पता ही है, संस्कृति। सिविलाइजेशन बहुत ही ज्यादा मिलता जुलता वर्ड है कल्चर से, आप कंफ्यूज मत होइएगा। सिविलाइजेशन को कहते हैं सभ्यता। सभ्यता, सिविलाइजेशन एक सोसाइटी होती है जहाँ पे सिविलाइजेशन ज्यादा बड़ी चीज, कल्चर में छोटा सा पार्ट हुआ। सभ्यता होता है जिसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, एक गवर्नमेंट, एक सिटी, एक डिस्ट्रिक्ट, वहां पे रहने वाले लोग। तो जहाँ एक ऐसा सोसाइटी है, जहाँ पे एक ऐसा माहौल है, जहाँ पे लोग हैं, जहाँ गवर्नमेंट है, हॉस्पिटल है, जहाँ लोग रह रहे हैं, उसको हम सभ्यता कहते हैं, सिविलाइजेशन कहते हैं। तो ये इसका वर्ड हुआ सिविलाइजेशन। कल्चर उसके अंदर आता है, जो कि हम इसके बारे में पढ़ेंगे गद्य में आगे जाकर। नेक्स्ट वर्ड है वैंक्विश, जो कि हमने फर्स्ट पैराग्राफ के एंड में देखा। इसका मतलब हुआ पराजित, डिफीटेड, हारा हुआ। जैसे लड़ाई में जो एक जीत गया उसको 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 हम विजय बोलते हैं, विक्टर, और जो हार गया उसको हम कहते हैं पराजित। और विक्टर का मतलब हुआ जीतने वाला, वैंक्विश का मतलब हुआ डिफीटेड, यानी कि हार, हार जिसने जो हार गया एक जंग में, या ऐसे भी जो हार गया। तो अब हमें जब वर्ड्स के मतलब पता है, तो अब हम पैराग्राफ को समझने की कोशिश करते हैं। Till recently, the Aryans were regarded as the earliest invaders of the land. It was thought that they came to a country which was uncivilized and barbarian, but modern research has proved that these were invaders even before the Aryan poured into this land. इसका मतलब क्या, इसमें क्या कहना चाहते हैं, लेखक ये कहना चाहते हैं, यहाँ लिखा है कि हाल ही में आर्यंस, आर्यंस एक जाति मान के समझ लो, जो कि सबसे पहले इनको माना जाता था कि ये सबसे पहले भारत में आए हैं, सबसे पहले ये जाति है, सबसे पहले आक्रमणकारी यही है जो कि भारत आए। यहाँ ये लिखा है, हाल ही में आर्यन को भूमि का सबसे पहला आक्रमणकारी माना जाता था, जिन्होंने सबसे पहले कब्जा किया भारत की जगहों पे, भारत के काफी राज्यों में। ये सोचा जाता था कि वे देश में आए थे और वे बहुत ही असभ्य और बहुत ही जंगली थे, ठीक है, और बहुत ही जंगली रूप से भी वो, मतलब उन्होंने बहुत ही गलत चीजें करी और असभ्य चीजें करी, और वे आए और ऐसा माना जाता था कि उन्हीं ने सबसे पहले ये देश पर कब्जा किया। लेकिन आधुनिक शोधों यानी मॉडर्न रिसर्चेस ने साबित कर दिया कि इनके द्वारा भूमि पर, ये जब भूमि में आए उससे पहले भी ये एक आक्रमणकारी थे, उससे पहले भी कुछ लोग थे जिन्होंने ऑलरेडी भारत पर कब्जा कर लिया था। यही यहाँ पे सेकेंड लाइन में लिखा है that but modern research has proved that they were invaders even before the Aryans poured into this land. They had evolved a civilization higher than that of the Aryan hordes who came in their wake. यहाँ पे वो कहना चाहते हैं कि जो आर्यंस हैं, आर्यंस के आने से पहले ये आए थे, ये इनके आक्रमणकारी, और इन्होंने पहले से ही एक सभ्यता बना रखी थी, एक सभ्यता को स्थापित कर दिया था भारत में। और यही देखकर जो मॉडर्न रिसर्चर्स हैं, जो आधुनिक शोधे हैं, उनको उनको वो बहुत ही चौंक गए, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी एक सभ्यता को स्थापित कर दिया था। और उसके बाद लिखा है कि ये आर्य मंडलों यानी कि होड्स, यानी कि जो उनसे पहले आए थे, जो कि होड्स का मतलब होता है जो इधर से उधर हर जगह मूव करते रहे, माइग्रेट करते रहे, यहाँ से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, एक से दूसरी जगह, दूसरे से तीसरी जगह, तीसरे से चौथी जगह, तो इसको हम होड्स कहते हैं। तो वो ये कह रहे हैं लेखक कि आर्य मंडलों की तुलना में उन्होंने एक सभ्यता विकसित करी थी, और उसके और कर वो ऑलरेडी कर चुके थे, और उनके जागरण में ये आर्य मंडल आया था। मतलब जब उन्होंने ऑलरेडी स्थापित कर दिया तब ये आर्य आए थे। और क्या किया था इन पूर्व आर्यों ने, ये प्री आर्यंस ने पहले, इन्होंने ऑलरेडी एक सभ्यता तो रख ली, और इन्होंने पुराने लोगों को, जो उनसे पुराने लोग हैं, उनको हटा दिया, यानी कि उनको विस्थापित कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, उनको वहां से हटा दिया, और खुद अपनी
अपनी सभ्यता को वहां पे स्थापित कर दिया। पुराने लोगों को हटा के एक नई सभ्यता कैसे आती है? हमने पढ़ा होगा, हमने मुगल की कहानियों में भी देखा होगा कि मुगल आते हैं, लड़ते हैं, भगाते हैं वहां के लोगों को, फिर खुद अपनी सभ्यता को स्थापित करते हैं। वैसे ही यहीं पे भी आर्यंस के आने से पहले ये प्री आर्यंस जो आए थे, प्री आर्य आए थे, उन्होंने वो यहाँ आए, उन्होंने यहाँ पे एक नई सभ्यता को स्थापित किया और जो पुराने लोग थे उनको हटा दिया। तो यही यहाँ पे वो कहना चाहते हैं। और यहाँ पे लेखक ये भी कहना चाहते हैं कि आधुनिक विद्वानों को जब उन्होंने ये स्थापित किया नई सिविलाइजेशन, नई सभ्यता को, तो आधुनिक जो विद्वान थे, जो मॉडर्न रिसर्चर्स थे, उनको इसकी सीमा और गहराई से चकित कर दिया था पूरे आर्यमंडलों से, यानी कि जो उसकी एक्सटेंट और डेप्थ था, मतलब किस गहराई से इन्होंने सभ्यता अपनी स्थापित कर दी, उससे जितने भी आधुनिक विद्वान थे वो बहुत ही चौंक गए, वो आश्चर्यचकित हो गए, अमेज हो गए। यहाँ तक समझ में मुझे उम्मीद है आ गया होगा आपको। उसके आगे लिखा है कि द आर्यन इन्वेजन repeated the process and led to fresh infusion of the old with the new, यानी कि जो आर्यन आए, जब उन्होंने आक्रमण किया तो उन्होंने ये सेम प्रक्रिया करी, पूरी इन्होंने सेम प्रक्रिया करी, which led to fresh infusion of the old with new, यानी कि सेम वही प्रक्रिया। इन्फ्यूजन का मतलब हुआ कि संलय, यानी कि उन्होंने पुराने जो थे लोग उनको हटाया और नए लोगों को ले आए। वो यहाँ पे लिखा है मैंने कि आर्यन आक्रमण, यहाँ पे ये देखिए, आर्यन आक्रमण ने प्रक्रिया को दोहराया और नए के साथ पुराने का संलयन किया और नए सिरे से इसको नेतृत्व किया। इस लड़ाई की दौड़ के क्रमिक अंत के साथ जारी रहा, जो जीत के लिए आया था, लेकिन भारतीय क्लॉड्रन ने खुद को खोने के लिए बना रहा। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। यहाँ पे वो ये कहना चाहते हैं कि this continued with the successive inroads of fighting races who came to conquer but remained to lose themselves in the Indian Asian quarter। इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए, इसका मतलब बहुत जरूरी है आपको जानना, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन एक बार आप समझ जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि बहुत ही अच्छी तरीके से लेखक ने यहाँ पे अपनी बात प्रस्तुत करी है। यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि ये पूरा प्रक्रिया होती रही, लोग हटे, नए लोग आए, पुराने हटे, नए लोग आए, आक्रमणकारी आए, और ये प्रोसेस होते गया, ये प्रक्रिया चलती गई। लेकिन क्या हुआ कि जो नए आक्रमणकारी थे वो आए और जीत तो गए, हटा तो दिया लोगों को, लेकिन अल्टीमेटली जो भारत की संस्कृति और भारत की जो ओरिजिनल सभ्यता थी, जो उनकी जो वहां पे स्थापित सभ्यता थी, उस सभ्यता में भले ही वो जीत गए हो, लेकिन वहां वो संस्कृति इतनी ज्यादा गौरवशाली, इतनी रिच और इतनी ज्यादा थी कि वे उसमें खो गए। ये कहना चाहते हैं कवि कि भले ही वो जीत गए, ऐसा लग रहा मानो वो लड़ाई तो जीत गए, लेकिन वहां की सभ्यता, संस्कृति उन्होंने खुद ही अपना ली। उन्होंने अपनी खुद की सभ्यता भारत को नहीं दी, वो उन्होंने भारत की ही सभ्यता में वो खुद खो गए। यहाँ पे लिखा है बट रिमेन टू लूज देमसेल्व्स इन द इंडियन रेशियल क्लॉड्रन। क्लॉड्रन को यहाँ पे मेटाफर की तरह यूज किया गया है। मैंने आपको बताया था कि क्लॉड्रन का मतलब एक बहुत बड़ा वेसल, घड़ा हुआ जहाँ बहुत सारी चीजें रख सकते हैं, तो यहाँ पे उसको रूपक की तरह, मेटाफर की तरह यूज किया गया है, मतलब सुंदर तरीके से उसको दर्शाया गया है। जैसे क्लॉड्रन बहुत बड़ा होता है, वैसे ही ये बता रहे हैं कि भारत का इतना बड़ा सा घड़ा, भारत की संस्कृति इतनी सारी थी, इतनी ज्यादा थी, भारत की इतनी ज्यादा गौरवशाली, और उनका अतीत इतना गौरवशाली था, इतना सारा था कि वे उसी में खो गए। वह अपनी सभ्यता नहीं स्थापित कर पाए, वो खुद ही खो गए। भले ही वो आक्रमणकारी जीत गए हों, लेकिन जो भारत की संस्कृति थी वह उसी में खो गए। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, ये आप समझिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लाइन में इन्होंने लिखा है, द ग्रीक इन्वेडर्स वर फॉलोड बाय सकस एंड हुन्स एंड 100 अदर नेमलेस ट्राइब्स। यानी कि ये जो प्रोसेस था, ये जो प्रक्रिया थी, ये दोहराई गई, लोग आए गए और सब मतलब भारत की संस्कृति में ही खो गए, वो अपना खुद की संस्कृति नहीं स्थापित कर पाए, और ये प्रक्रिया जाती गई, और उसके बाद भी कई जनजातियां आई, कई ट्राइब्स आए, जैसे सकस और हुन्स। इन सब का नाम याद कर लीजिएगा, प्रोनाउंसिएशन कैसे इसको बोला जाता है वो शायद मैंने अच्छे से ना बोला हो,
लेकिन कैसे भी बोलिए उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपको लिखना स्पेलिंग सही आनी चाहिए, SAKAS और HUNS, सकस और हुंज। और उनके बाद कई जनजातियां आई और वे सभी विजयी रूप में दिखी, मतलब वे सब जीते, वो आक्रमणकारी जीते, और लेकिन हमें सिर्फ दिखा कि मतलब कि वे जीत रहे हैं, ऐसा लग रहा था कि वे विजयी हो रहे हैं, विजय के रूप में वो दृश्य में दिखाई दिए, परंतु लेकिन अल्टीमेटली इवेंचुअली अपने आप अंत में वे जल्द ही विचिंतकों की श्रेणी में शामिल हो गए, यानी कि विचिंतकों की श्रेणी में मतलब हार गए वे। क्यों हार गए? क्योंकि वो अपने आप मिक्स हो गए, वो मिक्स हो गए इंडियन कल्चर में, इंडियन संस्कृति में, भारत की संस्कृति में वे खो गए। इसलिए भले ही वे बाहर से हमें दिख रहे हो कि वे जीत गए, अल्टीमेटली वे हार ही गए, क्योंकि वे भारत की संस्कृति को नहीं बदल पाए, वे अपनी संस्कृति खो गए और भारत की संस्कृति को उन्होंने अपना लिया। वो चाहते थे कि वो आक्रमणकारी आए और भारत के लोगों को हटाएं और खुद अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को रखें, इस्टेब्लिश करें, स्थापित करें, परंतु ऐसा नहीं हुआ। कई जनजातियां आई, कई कई ट्राइब्स आए, कई 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 लोग आए, कई कई आक्रमणकारी आए और वे जीते भी, लेकिन सिर्फ बाहर से दिखने में जीते। अंत में वे हार गए, क्योंकि वे उन भारत की जो सभ्यता उसी उसी को उन्होंने अपना लिया, अपनी सभ्यता वह नहीं स्थापित कर पाए। तो यहाँ तक ये था फर्स्ट पैराग्राफ का मीनिंग। दे ऑल अपीयर्ड ऑन द सीन एज विक्टर्स बट वर सून अब्सॉर्ब्ड इन द रैंक्स ऑफ द वैंक्विश्ड। तो इस पैराग्राफ में यही कहा जा रहा है कि भारतीय जो संस्कृति के बारे में बता रहे हैं वो कि कितनी ज्यादा मजबूत थी भारत की संस्कृति और सभ्यता, कि आक्रमणकारी आए लेकिन वो उसी में खो गए, उसी के घड़े में वे खो गए, क्लॉड्रन में वे खो गए। तो ये हुआ फर्स्ट पैराग्राफ का। अब हम पढ़ते हैं सेकेंड पैराग्राफ के बारे में।